नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं अहम खबर के साथ। ज्ञानवापी मामले में आज सुनवाई हुई और अब इस मामले में अगली सुनवाई 26 मई को होगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में चल रहे मुकदमे में प्रतिवादी पक्ष चाहता है कि सबसे पहले मुकदमे की पोषणीयता पर सुनवाई हो, ताकि ये मुकदमा सुनने लायक है या नहीं ये पहले तय हो जाए। वहीं वादी पक्ष ये चाहता है कि अभी तक हुई एडवोकेट कमिश्नर की कार्रवाई पर सुनवाई पहले हो, ताकि इसके आगे कोई निर्णय हो सके। वहीं कोर्ट रूम में कुल 32 लोगों की मौजूदगी रही है। से अब आपत्तियां मांगी है इस पूरे केस की जो रिपोर्ट है, यानी कि वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी दोनों ही पक्षों को दी जाए। तो आज वाराणसी जिला जज ने इस कार्रवाई में आगे अपना फैसला अभी सुनाया नहीं है। 26 मई को सुनवाई होगी। तो अब ये देखना होगा कि इस क्या मामले में रोजाना सुनवाई होने वाली है, क्योंकि 26 मई को इस मुद्दे पर सुनवाई होगी। साथ ही सीनियर डिवीजन कोर्ट ने ज्ञानवापी में जो सर्वे कराया था, उस सर्वे की रिपोर्ट पर भी दोनों पक्षों से 7 दिन के अंदर आपत्ति दाखिल करने को कहा गया है। सभा में बजट सत्र की कार्यवाही के दूसरे दिन नेता सदन और नेता प्रतिपक्ष आमने सामने हुए। नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने महिला अपराध पर सवाल उठाया। अखिलेश ने कहा, सरकार नई बनी है लेकिन सदन के नेता पुराने हैं। जो सरकार जीरो टॉलरेंस की बात कर रही हो, वहां महिलाएं सुरक्षित नहीं है। गोरखपुर में बेटी के साथ दुष्कर्म हुआ। सिद्धार्थनगर में महिला को पुलिस ने मार दिया। सरकार कर क्या रही है? क्या थाने ऐसे अराजकता का केंद्र बन जाएंगे? सीएम योगी ने नेता प्रतिपक्ष के सवालों का जवाब देते हुए ये कहा कि यूपी में अपराध किसी भी तरह का हो वो क्षम्य नहीं है। खास तौर पर महिला संबंधी अपराध में सरकार कठोरता से कार्रवाई कर रही है और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। यहां अपराधियों के बारे में ये नहीं कहा जाता है कि लड़के हैं गलती कर देते हैं। नेता प्रतिपक्ष ये जानते हैं और स्वीकार करते हैं कि कार्रवाई हुई है। उधर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने राज्यपाल के अभिभाषण पर सवाल उठाया है। मायावती ने बयान जारी करते हुए कहा है कि विधानसभा के संयुक्त सत्र में राज्यपाल के अभिभाषण में सरकार को हर प्रकार की क्लीन चिट कितना उचित है। जनहित और विकास आदि के भारी भरकम सरकारी दावों की सार्थकता तभी होगी जब जमीनी हकीकत से मेल खाते हुए दिखाई दे। राज्यपाल का अभिभाषण हकीकत से मेल नहीं खाता है। राज्यपाल को वही लिखा हुआ पढ़ना था जो सरकार ने उन्हें पढ़ने के लिए दिया। साथ ही यह भी कहा कि सदन में राज्यपाल वापस जाओ का नारा लगाना उचित नहीं है। यूपी सरकार राशन के सत्यापन करने की हाल में मुक्त राशन व्यवस्था को कम करे, ये बीएसपी की सलाह है। उधर सपा नेता के अवैध निर्माण पर कार्रवाई की गई है। सपा नेता और जिला पंचायत सदस्य अरुण यादव द्वारा सरकारी जमीन पर कब्जा किया गया था, जिस पर आज प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया। करोड़ों की पशुचर जमीन पर कब्जा कर कार्यालय बना रखा था। तो एसडीएम डॉक्टर शुभीर सिंह के नेतृत्व और तहसीलदार राजेश विश्वकर्मा और इंस्पेक्टर अखिलेश कुमार मिश्रा भारी पुलिस फोर्स के साथ कार्रवाई में जुटे हैं। कल ही पुलिस ने सपा नेता अरुण कुमार यादव और उनके साथी को गिरफ्तार किया था।
और ग्रेटर नोएडा के गांव चिटहेरा में हुए अरबों रुपए के भूमि घोटाले के तार उत्तराखंड मुख्यमंत्री कार्यालय तक पहुंच गए हैं। एफआईआर में 2 आईएएस और 1 आईपीएस ऑफिसर के रिश्तेदार को आरोपी बनाया गया है। आरोप है कि चिटहेरा गांव के 43 किसानों की वो जमीन जबरन खरीद ली गई जो उन्हें सरकार से पट्टे पर साल 1997 में मुफ्त में मिली थी। इस केस में मुख्य आरोपी भूमाफिया यशपाल तोमर फिलहाल उत्तराखंड की जेल में बंद हैं, जबकि बाकी अन्य आरोपियों के नाम पर जांच जारी है। ये सही हुआ है जी। अभी और लोग बच रहे हैं। अभी प्रशासन अपने आदमी बचा रहा है। प्रशासन अपने आदमी बचा रहा है क्लियर करके ने। जो पट्टे पे कार्रवाई होनी चाहिए सही वो कार्रवाई कर ही नहीं ये लोग। अच्छा, ये तो फाइल नष्ट करने चक्कर में लग रहे हैं। जो कार्रवाई करनी चाहिए कार्रवाई नहीं कर रहे ये लोग। अच्छा। कितनी ये जमीन थी जिसको कुड़ुक किया गया? अब यहाँ बोर्ड जो यहाँ लगाया पे गया था 135 बीघे जमीन बोर्ड लगा था जो कुड़क हुई थी छोटा गाँव की। हाँ, और बोर्ड भी उठ गई अगले दिन यहाँ से। अच्छा। बोर्ड भी गायब हो गए यहाँ से। पता चली कौन ले गए बोर्ड ये कोई वगैरह? पता नहीं लगे। आपने शिकायत की थाने में? हाँ हमें सूचना दी हो ना। वो लोग आते हैं वो अभी तो कोई सूचना नहीं उनकी। अच्छा। अब आईएएस भी आरोपी बनाए गए हैं। हाँ जी। लगता है सही दिशा में केस चल रहा है, केस न्याय सही है मिलेगा? लेकिन दिशा में सही है लेकिन जो असली कार्रवाई होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है। आपने जब पट्टा नहीं दिया था तो आपके खिलाफ यशपाल ने क्या कराया था? रिपोर्ट दर्ज हुई थी। किन सेक्शनों में हुई थी? कहाँ जेल गए थे आप? अपहरण का केस हुआ था दिल्ली कश्मीरी गेट, जिसमें अभी जमात नहीं कराई मैंने। मैं फर्जी केस में जमात नहीं कराता इसमें। जो मेरे घर पर फोर्स भी लेकर आए, ढोल बजाए वहाँ। 1 महीना ताला लगा था मेरे घर पर। अच्छा। कोई ना आ गई उनको क्या बात है क्या चीज नहीं है। 3 लोग थे जो रिपोर्ट में शामिल हुए थे वहाँ आकर के। जो गांव के मुख्य आदमी थे वो 3 लोग आए थे। ये सही हुआ है जी। अभी और लोग ग्रेटर नोएडा के चिटहेरा गांव में हुए अरबों रुपए की जमीन के घोटाले के मामले में दादरी कोतवाली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए यशपाल तोमर और आईएएस अधिकारियों के खिलाफ 9 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस के आला अधिकारियों ने कार्रवाई करते हुए पहले ही यशपाल तोमर की 135 बीघा जमीन को कुड़ुक कर लिया था, लेकिन यशपाल तोमर का रुतबा इतना है कि कुड़ुक की गई जमीन पर लगाए गए सरकार के द्वारा बोर्ड को उसके गुर्गों के द्वारा कुछ समय बाद ही उखाड़ कर ले जाया गया है, जिसकी शिकायत मिलने के बावजूद भी पुलिस के आला अधिकारी अभी तक इन बोर्डों को बरामद नहीं कर पाए हैं। तो दूसरी तरफ 9 लोगों के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज कराया गया है उस पर यशपाल तोमर के द्वारा पीपी मॉडल के दौरान जो है पहले गैंग बनाया गया और उसके बाद उनकी लोगों की जो जमीन थी उनको जबरन अपने नाम कराने की कोशिश की गई। लेकिन जब लोगों के द्वारा यशपाल तोमर को जमीन नहीं दी जाती थी तो उनके खिलाफ अन्य राज्यों में इस पीपी मॉडल के आधार पर मुकदमा दर्ज करा दिया जाता था और उनको सालों जेल के अंदर बंद रखा जाता था। शिकायत क्या मिलने के बाद पुलिस के आला अधिकारियों ने कार्रवाई करते हुए बीते दिनों यशपाल तोमर को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया। और अब यशपाल तोमर का जो पीपी मॉडल था यानी कि पुलिस पॉलिटिकल और राजनेताओं का जो उसका गठजोड़ था उसको तोड़ने का काम किया है, जिसके चलते दादरी कोतवाली पुलिस में कई आईएएस और नेताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए आगे की जांच शुरू कर दी है। कैमरामैन शशांक के साथ ताहिर सैफी, एफएम न्यूज, ग्रेटर नोएडा। और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी को प्रभात गुप्ता मर्डर केस में एक बार फिर से कोर्ट से तारीख मिली है। अजय मिश्रा टेनी के वकील के 31 मई तक छुट्टी पर चले जाने के चलते हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने एक बार फिर से सुनवाई की अगली तारीख 11 जुलाई तय की है। वहीं तिकुनिया कांड में आरोपी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा मोनू समेत 12 अन्य की सुनवाई भी जिला जज ने 7 जून तय की है। 22 साल पहले तिकुनिया कस्बे में छात्र नेता प्रभात गुप्ता की दिन दहाड़े हत्या हो गई थी और इसका आरोप अजय मिश्रा टेनी पर है। प्रभात गुप्ता को न्याय दिलाने के लिए उनके भाई राजीव गुप्ता पिछले 22 सालों से अदालत के चक्कर लगा रहे हैं। हाईकोर्ट में मामला पेंडिंग है। हालांकि सत्र न्यायालय ने अजय मिश्रा टेनी को बरी कर दिया था, लेकिन इस आदेश को हाईकोर्ट में प्रभात गुप्ता के परिजनों ने चैलेंज किया है। न्यायालय ने इस मामले में अंतिम सुनवाई के लिए केस सूचीबद्ध करने का आदेश शिकायतकर्ता की तरफ से दाखिल प्रार्थना पत्र पर किया था। प्रभात गुप्ता मर्डर केस में 16 मई को सुनवाई होनी थी, लेकिन टल गई थी।
और इलाहाबाद हाईकोर्ट से भले ही शत्रु संपत्ति मामले में आजम खान को जमानत मिल गई हो, लेकिन जमानत की कई शर्तें आजम खान को परेशान किए हुए हैं। इन शर्तों में माननीय न्यायालय ने जौहर यूनिवर्सिटी कैंपस में स्थित शत्रु संपत्ति को कब्जा मुक्त कराए जाने की शर्त भी रखी थी। उच्च न्यायालय के इसी आदेश के पालन में जिला प्रशासन ने जौहर यूनिवर्सिटी कैंपस में पैमाइश कर शत्रु संपत्ति को पिलर और तार बाढ़ लगाकर कब्जा प्राप्त कर लिया। साथ ही जौहर यूनिवर्सिटी के 2 भवनों को भी शत्रु संपत्ति पर निर्माण मानते हुए गिराए जाने का नोटिस जिला प्रशासन ने जौहर यूनिवर्सिटी को थमा दिया है। अब इस नोटिस के बाद से ही आजम खान को लगातार बुलडोजर का खौफ सताया जा रहा है, जिसके चलते आजम खान ने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाते हुए भवन न गिराए जाने की गुहार लगाई है। आजम खान के वकीलों का कहना है कि उनके द्वारा दायर की गई रिट सुनवाई के लिए लिस्ट कर दी गई है। अब ऐसे में इसकी सूचना जिला प्रशासन रामपुर को देते हुए उच्चतम न्यायालय के निर्णय आने तक भवन न गिराए जाने को कहा गया है। सुनिए क्या कहा आजम खान के वकील ने। देखिए, जो जिला प्रशासन एसडीएम सदर रामपुर की तरफ से मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी को एक नोटिस आया था और उस नोटिस के अंदर ये रिक्वेस्ट की गई थी, ये कहा गया है कि आप यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग्स को खाली कीजिए, 2 बिल्डिंग्स को, और इसको डिमोलिश करना है। उस नोटिस में ये भी कहा गया था कि ये 312 क्राइम नंबर पे जो मुकदमा दर्ज है जिसमें मोहम्मद आजम खान साहब को बेल मिली है, उस बेल की कंडीशन से कंप्लायंस में हम ऐसा कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी की ओर से ये कहना है कि हमारी कोई भी बिल्डिंग किसी भी शत्रु संपत्ति पर नहीं बनी हुई है और ये एक तरीके से मिसयूज ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ है। इसी को बात को लेकर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है और जिसमें ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 312 के केस में जो कंडीशंस लगाई हैं उसको भी चैलेंज किया गया है और ये कल फाइल हुई थी। आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने सीनियर एडवोकेट मिस्टर कपिल सिब्बल जी ने मेंशन किया था और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसकी अर्जेंसी को जानते हुए इसको लिस्ट करने का आदेश दिया है। यहाँ पर मैं ये बताना बहुत ज़रूरी समझता हूँ कि ये जो पिटीशन फाइल हुई है, इस बात की सूचना जो ज़िला प्रशासन को और एसडीएम सदर रामपुर को कल ही दे दी गई थी और जिसके संबंध में उन्हें ईमेल भी किया गया था और लेटर भी दिया गया था। तो अब जब तक, और उनसे रिक्वेस्ट की गई थी कि जब तक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से इस संबंध में कोई आदेश नहीं हो जाए तब तक आप डेमोलिशन ना करें। तो अब आजम खान को डर है कि कहीं अब बुलडोजर जौहर यूनिवर्सिटी में एंट्री ना कर ले। इसको लेकर अब आजम खान ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। तो देखने वाली बात यह रहेगी कि आखिर सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अपना क्या फैसला सुनाता है। क्या सुप्रीम कोर्ट आजम खान की इस गुहार को सुनेगा, अपना कुछ उचित फैसला सुनाएगा? क्योंकि अभी 20 मई को ही आजम खान पहले जेल से बाहर आए, लेकिन उनके सामने शर्तें भी कई तरह की हैं। चलिए इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है और बड़ी खबर, मुख्तार अंसारी को हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। फिलहाल सरकार ने 200 पेज का जवाब दाखिल किया है और मुख्तार अंसारी को जमानत नहीं मिली। 11 जुलाई को मामले में अब अगली सुनवाई होगी। और नितिन हमारे संवाददाता इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नितिन, मुख्तार अंसारी को हाईकोर्ट से जमानत नहीं मिली। बिल्कुल आपको बताना चाहूंगी कि लगातार जिस तरह से गैंगस्टर एक्ट के पांव विधायक मुख्तार अंसारी के साले को नहीं मिली है राहत, वहीं आपको बताना चाहूंगा कि मामले में न्यायमूर्ति सूर्य प्रकाश केसरवानी और न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल की खंडपीठ सुनवाई कर रही थी। अनवर शहजाद ने गैंगस्टर एक्ट असामाजिक गतिविधि अधिनियम गैंगस्टर एक्ट 1986 की धारा 3 के तहत अपने खिलाफ
दर्ज FIR को रद्द करने की मांग करते हुए हाईकोर्ट ने याचिका दाखिल की थी। आपको बताना चाहूंगा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुख्तार अंसारी के साले अनवर शहजाद को गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज मुकदमे में राहत नहीं दी है। वही मुख्तार अंसारी के ऊपर भी यह मामला था, उनके ऊपर भी काफी कार्रवाई चल रही थी, उस पर भी कहीं ना कहीं उनको निराशा ही हाथ लगी है। कहा जा रहा है कि एक FIR पर गैंगस्टर एक्ट के तहत FIR दर्ज हो सकती थी। कोर्ट ने मामले में विशेष कुमार को रिक्की बनाम यूपी राज्य सरकार के केस का हवाला भी किया है। इस केस में हाईकोर्ट ने कहा है कि एक आरोप में सलिस्ता के आधार पर गैंगस्टर एक्ट के तहत FIR दर्ज की जा रही है और मामले में न्यायमूर्ति शिव प्रकाश अग्रवाल और न्यायमूर्ति शिव अग्रवाल की खंडपीठ सुनवाई कर रही है। अनवर शहजाद ने गैंगस्टर एक्ट और असामाजिक गतिविधि अधिनियम गैंगस्टर 1986 की धारा 3 के तहत अपने खिलाफ दर्ज FIR को रद्द करने की मांग करते हुए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी और उसके द्वारा यह तर्क दिया गया था कि FIR में IPC की धारा 419, 420, 468, 470, 120 थी और सख्त अधिनियम की धारा 30 के तहत मामला दर्ज हुआ था। आपको बताना चाहूंगा कि वह निर्दोष है क्या बताया जा रहा था, लेकिन उसे झूठे बताया जा रहा क्योंकि वह मुख्तार अंसारी का साला है। तर्क यह है कि दिया जा रहा कि वर्तमान सरकार ने सत्ताधारी पार्टी के उम्मीदवार के खिलाफ विधायक संसदीय चुनाव में लड़ने के जीतने वालों को परेशान करने की नीति शुरू कर दी है, ये बताया जा रहा है। जवाब में सरकारी अधिवक्ता ने कहा है कि जाति गैंग का सदस्य है, अधिनियम 1986 की धारा 2 के तहत अपराध करने की आदत है, इसलिए गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज FIR में कोई दोष नहीं है। कोर्ट ने कहा है कि न्यायालय आरोपों में की विश्लेषण या और एक बात ये भी दिखाई जा रही है कि बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी ये कह रहे हैं कि इलाज की इजाजत दी जाए। बिल्कुल आपको बताना चाहूंगी जी, कहीं ना कहीं लगातार वो जो जिस तरह से बीमारी का बता रहे हैं कि उनको इलाज के लिए जाना, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि लगातार कहीं ना कहीं जितने भी मुश्किलें, चाहे वो अफसर हो, चाहे मुख्तार अंसारी हो या अजब खान की बात कर ली जाए, सभी के लिए कहीं ना कहीं मुश्किलों की घड़ी दिख रही है क्योंकि जितने भी इनकी अपराध की घड़ी है वो कहीं ना खगाली जा रही, सारी फाइलें खगाली जा रही और ये देखा जा रहा है कि इनके जो पुराने मामले जो लंबित पड़े हुए हैं वो लगातार कहीं ना कहीं पूरे DGP तक आदेश पर खगाली जा रही जितने थाने और उसमें कहीं ना कहीं कोर्ट भी देख रही है कि जिन जिन मामलों में सुनवाई नहीं हुई, जो लंबित पड़े हुए थे, उनको देखा जा रहा है और कहीं ना कहीं ठोस कार्रवाई करने की बात की जा रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नितिन तमाम जानकारी के लिए। तो 2014 के मामला तरवा थाना क्षेत्र के एरखला गांव में सड़क निर्माण के दौरान हुई गोलीबारी में एक मजदूर की मौत हो गई थी और माफिया मुख्तार अंसारी समेत 11 आरोपित थे। फिलहाल अभी तक मुख्तार अंसारी को हाईकोर्ट से जमानत नहीं मिली है। और नोएडा के सेक्टर 82 में बीते दिनों हुई हत्या का पुलिस ने खुलासा किया। पुलिस ने मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि 14 मई को अभय की पीट कर हत्या कर दी गई थी। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जांच पूरे मामले में शुरू की गई है। पुलिस ने जब CCTV फुटेज खंगाले तो पुलिस को एक गाड़ी में कुछ युवक दिखाई दिए थे, जिसके चलते पुलिस के आला अधिकारियों ने कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए आरोपियों ने अभय की पीट कर हत्या की वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस के अधिकारियों का यह कहना है कि पकड़े गए आरोपी के बाकी साथियों की भी तलाश की जा रही है। ये 14 मई 2022 थाना फेज 2 अंतर्गत मंगेल के पास एक चैतन्य बिल्डिंग है, वहाँ एक अज्ञात 3 लोगों के द्वारा एक व्यक्ति का मर्डर हुआ था। इसको आज फेज 2 पुलिस ने खुलासा किया है। 14 मई शाम को रात को लगभग 10 बजे एक अभय त्यागी का 3 लोग ने मर्डर किए थे। इसमें पुलिस ने वहाँ का CCTV फुटेज, टावर डंप, बाकी गाड़ी, इसमें 2 गाड़ी यूज़ हुआ था, उसी को 2 नंबर भी उसमें थोड़ा सा आधा नंबर का जानकारी ली थी, उसी से ट्रेस करके ये तीनों को 3 में इसमें 2 लोगों को गिरफ्तारी करके आज जेल भेजा जा रहा है।
इसमें एक वांछित है, इनको भी गिरफ्तारी करने के लिए पूरी प्रयास जारी है। सर इनका कोई क्या क्रिमिनल बैकग्राउंड? ये दोनों का कोई क्रिमिनल लिगास नहीं है। ये स्कूल तक पढ़ाई किया है। हत्या के पीछे की वजह क्या है? इसका कोई पहले कोई पुराना रंजिश वगैरह नहीं है। ये अक्यूज तो तीनों गाड़ी में जा रहे थे। उस समय ये मृतक पैदल जा रहा था। ये अक्यूज का गाड़ी हल्का सा उनके हाथ में लग गई। इसी को लेकर इन लोगों को बीच में गाली गलौज हुई। फिर अचानक ये पत्थर से उसको मार के हत्या कर दिया है। ये 14 मई 2022 थाना फेज 2 अंतर्गत मंगेल और उन्नाव में मुलाकातियों से हवलदार का पैसा लेने का वीडियो सामने आया है। वीडियो में बंदी से मुलाकात कराने की पर्ची बनाने वाला हवलदार महिलाओं से 300 रुपए वसूल रहा है। जिला कारागार के हवलदार श्रीपाल सिंह का रिश्वत लेते हुए ये वीडियो भी सामने आपके देखिए। महिलाओं से किस तरह से ये हवलदार रिश्वत ले रहा है कैदियों से मुलाकात कराने के लिए। वीडियो का संज्ञान लेते हुए जेल सुपरिटेंडेंट ने बताया कि हवलदार को मुलाकात पर्ची ड्यूटी से हटा दिया गया है। और यूपी में कोरोना मरीजों का ग्राफ घट रहा है। यहां के 43 जिलों में 10 से कम एक्टिव केस बचे हैं और वहीं 17 जिले कोरोना मुक्त हो चुके हैं। मंगलवार सुबह राज्य में 75 नए केस रिपोर्ट किए गए। सोमवार को 24 घंटे में 1,16,000 से ज्यादा टेस्ट किए गए और इसमें 122 केस मिले। सर्वाधिक केस नोएडा, गाजियाबाद, लखनऊ, मेरठ में रिपोर्ट किए गए हैं और इस दौरान 88 मरीज स्वस्थ होने पर डिस्चार्ज भी किए गए हैं। यूपी में देश में सर्वाधिक 11 करोड़ 36 लाख से ज्यादा टेस्ट किए गए हैं और यहां एक व्यक्ति के पॉजिटिव आने पर 53 लोगों की जांच की जा रही है। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।